तो शुरुआत करते हैं पहाड़ प्रभात की। सबसे पहले बड़ी खबर देहरादून से। बीजेपी सांसद मेनका गांधी का लेटर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को मेनका गांधी ने एक चिट्ठी भेजी है। मेनका गांधी ने एक लेटर लिखा है। नैनीताल और उधम सिंह नगर में माइग्रेटरी बर्ड कम्युनिटी रिजर्व बनाने के मामले में ये चिट्ठी लिखी गई है। मेनका गांधी ने चिट्ठी लिखी है। नैनीताल के बैल पड़ाव और उधम सिंह नगर के बाजपुर में माइग्रेटरी बर्ड कम्युनिटी रिजर्व बन रहा है और मेनका गांधी ने कहा कि इन स्थानों पर प्रवासी पक्षी आते ही नहीं, फिर यहां पर झील बनाकर वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश क्यों हो रही है। सवाल पूछा और प्रवासी पक्षियों को तालाब खोदकर नहीं बुलाया जा सकता। ये बात उन्होंने कही कि तालाब खोदकर नहीं बुलाया जा सकता प्रवासी पक्षियों को। क्या अधिकारियों ने कोई सर्वे किया है कि इन स्थानों पर प्रवासी पक्षी आते हैं। 26/10/2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चिट्ठी का भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ये बात भी इसमें है और ये कम्युनिटी रिजर्व क्यों बनाए जा रहे हैं, इसका कोई औचित्य बताया जाए। उन्होंने सवाल पूछा है इस लेटर में कि ये कम्युनिटी रिजर्व आप क्यों बना रहे हैं, क्यों प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इस लेटर में और क्या क्या विस्तार से बातें हैं, बताने के लिए हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजित राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजित, क्या है लेटर में? राजीव, देखिए, ये पूरा का पूरा मामला चूंकि फोकस तो बर्ड्स कम्युनिटी पे किया गया है, इसमें एक बहुत बात स्पष्ट हो रही है कि इसके पीछे कुछ माइनिंग के से जुड़े हुए बड़े लोगों का, प्रभावशाली लोगों का हाथ है। जैसा मेनका गांधी जी ने अपने पत्र में भी जिक्र किया है कि 26 अक्टूबर 2020 को उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे उनको एक चिट्ठी लिखकर इसी बाबत जानकारी चाहिए थी, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। और इशू ये है राजीव कि उधम सिंह नगर के बाजपुर और नैनीताल के बैल पड़ाव, जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो जिम कार्बेट के आसपास भी हैं और डेंस फॉरेस्ट है, तो वहां पर एक बड़ी झील बनाने का वहां पर प्रस्ताव है। और उस झील के पीछे माइनिंग करने वाले लोग हैं जो खनन का व्यापार करते हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि वहां से बहुत बड़ी संख्या में सैकड़ों करोड़ रुपए का खनिज निकालने का खेल होने वाला है। तो इसीलिए जब मेनका गांधी ने पहली चिट्ठी लिखी तो कोई जवाब नहीं मिला। कल फिर एक चिट्ठी मुख्यमंत्री को आई और उन्होंने पूछा है कि जैसे आसन बैराज है यमुना पर, वहां पर प्रवासी पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षियों के आने और जाने का समय और स्थान बिल्कुल तय है, तो यहाँ पर ये झील, ये तालाब, बड़े पॉन्ड्स बनाकर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि यहाँ प्रकृति, चारों तरफ प्रकृति है, यहाँ से हजारों डंपर खनिज निकलेगा और जो वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब होगा। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, जबकि सैद्धांतिक रूप से और प्राकृतिक रूप से भी ये पहले से ही तय है कि आप कोई तालाब, कोई झील बनाकर प्रवासी पक्षियों को नहीं बुला सकते। तो इसलिए ये व्यर्थ है। और एक सर्वे अगर उन्होंने कोई ऐसा किया हो कि यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट हो तो वो भी उनको दिखाई जाए, अन्यथा वो ऊपर फिर केंद्र सरकार में बात करेंगी। जी, यानी कि एक बड़ा खेल खेलने की तैयारी। लेकिन इस बीच में मेनका गांधी का लेटर, क्या इसका जवाब मुख्यमंत्री खुद देंगे तो कब तक देंगे, और क्या ये जो खेल खेलने की तैयारियां हैं क्या ये रुक सकता है अब? राजीव, देखिए, चूंकि एक चिट्ठी आई है मुख्यमंत्री के नाम, तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ तो होगा और मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेंगे। चूंकि पिछले मुख्यमंत्री के समय भी यही हुआ था और इस बार मुख्यमंत्री को कल एक चिट्ठी जब मेनका गांधी ने भेजी है तो उस पर क्या आगे का होने वाला है, तो ये अभी 1-2 दिन में कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये तय है कि मेनका गांधी ने पिछली बार भी कहा था अगर सरकार ने इस काम को नहीं रोका तो प्रधानमंत्री से बात करेंगी। और इस बार भी मुझे लगता है कि उनका वही रुख है और वो सीधे तौर पर जानना चाहती हैं कि ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी है कि आप यहाँ 2 बड़ी झील बनाकर यहाँ से सैकड़ों करोड़ रुपए का खनिज निकालकर बाहर भेज रहे हैं। और इसके पीछे राजीव मैं एक चीज और बता देता हूँ कि सहारनपुर के भी कुछ खनन से जुड़े हुए ठेकेदार जो हैं, जो बड़े नाम हैं, जो MLC भी रहे हैं, वो उन समय कई लोग इसमें जुड़े हैं। और सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि ये केवल पूरा गेम केवल और केवल वहां से माइनिंग करने के लिए किया जा रहा है। उसके बाद में झील का क्या होगा वो फिर बाद ही बात होगी उसकी। फिलहाल तो ये इसका पूरे फोकस में माइनिंग है। जी, बहुत शुक्रिया अजित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब चिट्ठी लिखी गई है, चिट्ठी के जवाब में क्या लिखा जाता है इस पर भी हमारी नजर रहेगी और इससे जुड़ा हुआ अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। जोशीमठ की औली में बादल फटने से औली नाला और इसके आसपास के इलाकों में बरसाती नाले उफान पर आ गए, जिससे लोगों में दहशत कायम हो गई। मल्हारी नेशनल हाईवे पर मलबा आने की वजह से सड़क बंद हो गई। ये तस्वीरें हैं। बादल फटने के बाद क्योंकि एकाएक पानी का लेवल बढ़ जाता है, एक ही जगह पर बहुत पानी गिरता है। बादल फटने के बाद ये बरसाती नाला, जिसको गदेरा कहते हैं, वो उफान पर आ गया। मलबा अब सड़क पर है और अब लोगों में डर का माहौल है। मार्ग भी बताया जा रहा है कि अब बाधित है। बादल फटने से बरसाती नाला उफान पर आ गया।
बरसाती नाला उफान पर आ गया और उस बीच में भी लोगों ने इस बरसाती नाले को, इस फनते नाले को पार करने का प्रयास किया और उसी दरमियान एक वीडियो बनाया भी किया, यानी कि जान जोखिम में लोगों ने रात को डाली। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, बारिश से जुड़ा हुआ ये बड़ा अलर्ट 25 और 27 जून के लिए है। पहाड़ी जिलों समेत प्रदेश भर में बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग का अलर्ट है, बहुत बड़ी खबर है, अलर्ट है, मौसम विभाग का अलर्ट है। 25 से लेकर 27 जून तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी जिलों समेत प्रदेश भर में बारिश की आशंका है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर में मौसम विभाग का अलर्ट, बारिश होगी। बीते कुछ दिनों से लोगों को जरूर राहत मिली है, 1-2 दिन से, लेकिन उससे पहले हफ्ते भर तक लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, मार्ग अभी तक क्षतिग्रस्त, कुछ खुल नहीं पाए हैं और एक बार फिर से 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक मौसम विभाग का अलर्ट, बारिश होगी। देहरादून से खबर, हफ्ते में 3 दिन जनता से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मिलेंगे और हर हफ्ते सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को जनता से मिलेंगे। तो जनता मिलन कार्यक्रम सीएम तीरथ सिंह रावत का और सीएम कैंप कार्यालय में जनता दर्शन हॉल में कार्यक्रम करेंगे, वहां पर लोगों से मिलेंगे। और आपको बता दें कि पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के कार्यकाल के दरमियान ऐसा हुआ था, कुछ मिलन कार्यक्रम, जनता मिलन कार्यक्रम रखे गए थे। सभी कैबिनेट मिनिस्टर को भी ये निर्देश दिए गए थे कि वो भी जनता मिलन कार्यक्रम करें। कुछ वक्त तक तो ये सिलसिला चला भी, लेकिन फिर उसके बाद ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाया। हमारे संवाददाता पंकज राणा इस खबर पर और ज़्यादा अपडेट्स और जानकारियाँ देंगे। पंकज, इससे कई सारे काम हो जाते हैं, एक तो वाकई लोगों की समस्याएं भी मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगी, लोगों के कार्यों का निपटारा भी होगा। तो मुख्यमंत्री कब कब बैठेंगे, कितनी देर के लिए बैठेंगे, ये आप बताएं। बिल्कुल राजीव, देखिए ये आम जनता से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सीधे अब आम जनता से मुलाकात करेंगे। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का समय निश्चित किया गया है। सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक मुख्यमंत्री आम जनता से मुलाकात करेंगे और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दौरान जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री तो तभी जनता दरबार लगाए जाते थे और भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी जनता दरबार की शुरुआत की गई थी। इसमें मंत्रियों को बैठने की परमिशन दी गई थी कि वो भाजपा कार्यालय में मंत्री बैठेंगे और उसके बाद जनता की समस्या सुनेंगे। लेकिन जैसे ही कोरोना कर्फ्यू आया और पिछले लगभग 1.5 साल से तमाम इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो ये सभी चीज़ें बंद कर दी गई थी और फिर अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ये बड़ा फैसला लिया है। इसमें आम जनता के साथ साथ वो तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। अलग अलग दिन और समय निर्धारित किए गए हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि पूरा जो हफ्ता भर का वक्त रहेगा, ये हफ्ते भर में वो इसी तरह से सुबह से लगभग सुबह 9:30 बजे से लेकर और 2 बजे तक का जो वक्त होगा वो जनता मिलन के साथ साथ विधायकों से, मंत्रियों से और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने का वक्त होगा। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी कार्यकर्ता भी लगातार ये गुहार लगा रहे थे कि मुख्यमंत्री के सामने जो भी विकास की चीज़ें हैं वो नहीं रख पा रहे हैं, तो उनकी भी समस्या दूर होंगी। उसके साथ साथ आम जनता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि दूर दराज के जो लोग हैं, चाहे हम पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली लोगों की बात करें, तो वो आकर यहाँ आ जाते हैं देहरादून, लेकिन मुख्यमंत्री से कई दिनों बाद समय लेने के बाद भी उनकी मुलाकात नहीं होती है। तो उनसे जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सीधे अब आम जनता से संवाद करेंगे। जो भी उनके क्षेत्र की समस्या होगी या उनकी समस्या होगी तो उनसे मुलाकात करके उनके समाधान की बात भी करेंगे। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है। उसके साथ बिल्कुल आम जनता के लिए तो वाकई बड़ी बात है क्योंकि अब मिलने की बात करते एक बार हैं तो 70 तक उनके कोई लिए भी पहुंच समय जाता है, इस किया पद गया पर कोई पहुंच जाता है तो मिलना थोड़ा सा कम भी हो जाता है। कई दूसरी तरह के कार्य भी होते हैं, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम से लोगों के लिए बड़ी राहत और उम्मीद भी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ पंकज बने रहिए। आम आदमी पार्टी कुंभ के दौरान कोरोना घोटाले को लेकर मुखर है और इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी आज हल्ला बोल करने की तैयारी में है और आज आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। साथ ही बीजेपी नेताओं के घर के बाहर घड़े फोड़कर विरोध जताया जाएगा और इसी के साथ ही सभी 70 विधानसभाओं में मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग होगी। न्यायिक जांच और सभी जांचों के ऑडिट की मांग आम आदमी पार्टी कर रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने सरकार पर इस पूरे मामले में लापरवाही का आरोप लगाया। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कल एक बयान भी दिया और उन्होंने कहा कि ये जो मामला है ये कुंभ के दरमियान का नहीं बल्कि कुंभ से पहले का है और कोर्ट में भी कल इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उस कंपनी को फौरी राहत देते हुए गिरफ्तारी से पर तो फिलहाल रोक दी है, लेकिन जांच में सहयोग करने के लिए कोर्ट ने कहा। पंकज हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, आम आदमी पार्टी के आज के दिन की प्लानिंग क्या है, कैसे प्रोटेस्ट करने वाले हैं, देहरादून में किस तरह से प्रोटेस्ट होगा, बताएं।
राजीव, देखिए ये एक नया तरीका है कि भाजपा सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन आज होगा और कुंभ में जो कोरोना फर्जी मामला हुआ है उसको लेकर ये प्रदर्शन है। भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर घड़ा फोड़कर ये विरोध करने जा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि भाजपा का पाप का घड़ा बढ़ गया है, उसको फोड़ा जाएगा। तो ऐसे ही प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन होगा और सभी विधानसभाओं में भाजपा कार्यालय जो तमाम विधायक के मंत्री हैं उनके आवासों के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घड़ा फोड़ेंगे। तो ये विरोध प्रदर्शन का जरिया है, तरीका है कि इस तरह से करेंगे तो वो जनता के बीच में अपनी पैठ बना पाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये एक चुनावी बिगुल भी है। चुनावों में जनता के बीच जाने के लिए वो भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के बीच में यदि जाना है तो भाजपा की जो नाकामियां पिछले दौरान रही हैं उनको जनता के बीच में रखना होगा। तो आज 11:30 बजे जो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो पहले भाजपा प्रदेश कार्यालय जो देहरादून में बना है बरवी रोड पर, वहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद वहाँ पर एक घड़ा फोड़ा जाएगा। ये एक माध्यम है, उसमें यह रखा जाएगा कि भाजपा के पाप का घड़ा भर गया है। पिछले दौरान जो तमाम घोटाले हुए हैं उसकी जांच होनी चाहिए, उसमें जांच जो हुई है उसमें किस स्तर के खुलासे हुए हैं उसको जनता के सामने रखना चाहिए। और खासकर जो कुंभ में जो घोटाला फर्जी जांच को लेकर हुआ है उसकी भी जो एक सिटिंग जज है उससे जांच की मांगे कर रहे हैं। तो इस तरह का विरोध प्रदर्शन है और 11:30 बजे ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राजेश जी, पंकज आप हमारे साथ बने रहे। तो आम आदमी पार्टी पाप का घड़ा फोड़ने वाली है और 70 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटेंगे और विरोध जताने वाले हैं। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना रिपोर्ट में फर्जीवाड़े के मामले में राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का बयान आया। सुबोध उनियाल ने कहा कि कुंभ में जो भी फर्जी रिपोर्ट की बात कही जा रही है वो सभी कुंभ का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले का है। दरअसल कुंभ में कोरोना के रिपोर्ट में फर्जीवाड़े को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच ही बयानबाजी हुई थी। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि यह रिपोर्ट उनके सीएम बनने से पहले की है, जिस पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पलटवार कर मामले की न्यायिक जांच की मांग की थी। जी, ये जो हम लोगों को तमाम जानकारियां मिली है उसके साथ ये जब कुंभ का नोटिफिकेशन किया है सरकार के द्वारा, ये उससे पहले ये केसेस हो गए थे जो जानकारी में आया और इसका कुंभ पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। जिस तरह से पूरे देश के अंदर ये माहौल बनाया जा रहा है कि कुंभ के कारण को भी फैला है, इसका ये सारा का सारा कुंभ के नोटिफिकेशन से पहले के बाद। नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार कुंभ के दौरान कोविड जांच में धोखाधड़ी के आरोप में मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज को राहत दी है। मैक्स कॉर्पोरेट को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी नहीं करने के साथ ही उन्हें जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है। और ऑनरेबल कोर्ट ने हमको अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस की लाइट में प्रोटेक्शन भी ग्रांट की है और हमको फर्दर डायरेक्शन दिया है कि हम 25 तारीख को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने अपीयर हों और अपने बयान दर्ज कराएं। हमारा शुरू से इस केस में हमारे क्लाइंट का कंसिस्टेंट स्टैंड है कि कोई भी एलिज स्कैम में हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है और जिस भी तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कोऑपरेशन चाहते हैं हम 25 तारीख को उनके सामने अपीयर होंगे और उसमें जो भी और एनी अदर फर्दर डेट्स पे अगर आईओ हमारी कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है तो हम उसमें पूरा कोऑपरेट करेंगे। तो इन दैट लाइट वी हैव बीन ग्रांटेड प्रोटेक्शन बाय ऑनरेबल हाई। बहुत बड़ी खबर देहरादून से। पूरे साल सैलानियों के लिए कॉर्बेट और राजाजी पार्क खुलेंगे। सैलानियों के लिए पूरे साल अब कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी पार्क टाइगर रिजर्व कॉर्बेट पार्क को खोलने का ये फैसला लिया गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व कॉर्बेट नेशनल पार्क को खोलने का ये वन विभाग ने फैसला लिया है, ये आदेश दिया है। मानसून के सीजन में अक्सर जंगल के रास्ते खराब हो जाते थे, अब पूरे साल सैलानियों के लिए कॉर्बेट और राजाजी पार्क खुला रहेगा। लॉकडाउन में लोग वैसे ही नहीं जा पाए और पर्यटन व्यवसाय पर बुरा असर भी पड़ा और ये बड़ा निर्णय लिया गया। पंकज हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, जो निर्णय लिया गया है वन विभाग की तरफ से वो आप बताएं। बिल्कुल राजीव, देखिए ये सैलानियों के लिए काफी महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि जो सैलानी है वो जब उत्तराखंड आते थे तो रामनगर में कॉर्बेट रिजर्व पार्क और हरिद्वार में जो राजाजी नेशनल पार्क है उसके दीदार के लिए पहुंच पाते थे। लेकिन बरसात की सीजन में क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा होती तो इसलिए कॉर्बेट रिजर्व पार्क और राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के जो रास्ते हैं वो खराब हो जाते थे, इसलिए पार्क को बंद कर दिया जाता था। और अब क्योंकि वन विभाग ने यह फैसला लिया है तो जो दूर दराज से तमाम सैलानी उत्तराखंड वन्य जीवों के दीदार के लिए आते हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि अब पूरे साल भर पार्क के रास्ते खुल सकेंगे, गेट खुल सकेंगे, तो कभी भी आकर वो इन दोनों पार्कों में जाकर वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे और घूम भी सकेंगे। सैर सपाटे के लिए महत्वपूर्ण खबर है। वन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं और जल्दी संभावना मानी जा रही है कि आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए पंकज। तब आपको देते हैं देश का कोरोना का अपडेट। बीते 24 घंटे में जो केसेस सामने आए हैं वो हैं 54,069 केस। 54,069 केस
बीते 24 घंटे में पूरे देश में सामने आए, जबकि 1321 1321 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। 68,885 लोग डिस्चार्ज भी हुए। देश में ये एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो 6,27,057 है। अब खबर रुद्रपुर से, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जनप्रतिनिधि समेत विधायक भी मौजूद रहे और इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने कैबिनेट मंत्री को अपनी समस्याएं बताई। वुड हिल कंस्ट्रक्शन कंपनी की भी इसमें चर्चा हुई। रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल ने इस कंपनी पर तीखा हमला बोला। कहा कि बिंदु खेड़ा से छतरपुर डैम तक की सड़क पैसा मिलने के बाद भी इस कंपनी ने नहीं बनाई। जब द्वार बने उसके दोनों तरफ एक तो बाबा हरभजन सिंह का मंदिर हो, एक तरफ बाबा जसवंत सिंह का मंदिर हो, ताकि सैन्य धाम का लुक वहां पर आए। और हमने इसके लिए ये सुनिश्चित किया है कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक जितने हमारे शहीद हुए हैं, गैलेंट्री अवार्डीज हुए हैं, उनके घरों में हम जाएंगे। सरकार की तरफ से उनके एक सम्मान पत्र या मोमेंटो उनको देकर आएंगे। उन घरों की मिट्टी लेकर हम यहाँ पर आएंगे और उस मिट्टी को लगाकर इस सैन्य धाम को बनाया जाएगा। ये काम हमारी सरकार कर रही है। यूपी में एटीएस के हत्थे चढ़े धर्मांतरण के 2 में से एक आरोपी उमर गौतम का उत्तराखंड से कनेक्शन निकला है। नैनीताल के अमतुलस पब्लिक स्कूल में उमर के बेटे आदिल ने 2008 से 2010 तक पढ़ाई की है। आपको बता दें कि उमर गौतम की उच्च शिक्षा उत्तराखंड के पंतनगर कृषि यूनिवर्सिटी से 1982 के आसपास हुई थी। वहीं उमर ने अपना धर्म परिवर्तन किया था। उमर शादी के बाद भी इस क्षेत्र में आता रहता था। 2008 में उसने अपने बेटे आदिल उमर का एडमिशन अमतुलस पब्लिक स्कूल में करवाया था। बच्चे को मिलने जुलने के लिए आता ही रहता था और उससे जब छुट्टियाँ पड़ती उसको लेने के लिए आता था। बच्चा पढ़ने में इतना खास तो नहीं, ठीक था, नॉर्मल था, ऐसा नहीं। और उसका बाद जो उमर गौतम जो है वो अक्सर आते रहते थे स्कूल के अंदर, स्टाफ से भी मिलते रहते थे, स्टाफ वाले उनको एक दूसरे से मिलाते भी रहते थे। देश को 24 गोल्ड मेडल दिलाने वाली एक महिला खिलाड़ी इन दिनों दुकान चलाकर अपने परिवार का गुजर बसर करने को मजबूर है, मगर सरकार उसकी सुध तक नहीं ले रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड में खिलाड़ियों की यूं ही अनदेखी होती है? कभी पैरालंपिक शूटिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकी दिलराज कौर की कहानी सुनकर आपका दिल पसीज जाएगा। आर्थिक तंगी की वजह से दिलराज कौर इन दिनों देहरादून के गांधी पार्क में नमकीन बिस्किट बेचकर परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, ये खुद आप दिलराज कौर की जुबानी सुनिए। आपके पास कमाई का कोई साधन ना हो, घर में कमाने वाला कोई ना हो, तो ऐसे हालात बन जाते हैं। और मेरे को बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि सरकार कहती है कि हमारे पास नौकरी नहीं है, आप लोग आत्मनिर्भर बनिए। हाँ, आप लोग आत्मनिर्भर बनिए। जब हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोगों को बुरा क्यों लग रहा है फिर? अब खिलाड़ी के तौर पर दिलराज कौर बड़ी पहचान रखती हैं। उन्होंने हिंदुस्तान की झोली में 24 गोल्ड समेत कई पदक डाले। इतना ही नहीं, वर्ल्ड पैरा स्पोर्ट्स में पहली सर्टिफाइड कोटा स्पोर्ट्स एजुकेटर जैसी कई उपलब्धियां उनके नाम हैं। लेकिन परिवार की जिम्मेदारी के चलते वो इन दिनों एक छोटी सी दुकान चलाकर परिवार का पेट पाल रहे हैं। मेडल लेने के बाद सिर्फ सरकार से सराहना, शॉल, मोमेंटो, बस। बाद में आपने जाके पूछा कि उस खिलाड़ी के घर में खाने की रोटी है कि नहीं है, वो अपना करियर आगे से परस्यू करेगा। एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत अच्छा अचीवमेंट्स करने के बाद आप मजबूर हो जाते हो अपना करियर त्यागने के लिए। दिलराज कौर दिव्यांग जरूर हैं, लेकिन उनके इरादे चट्टान की तरह मजबूत। आर्थिक तंगी के बावजूद वो मेहनत करके कुछ करना चाहती हैं, लेकिन मलाल इस बात का जरूर है कि देश का नाम रोशन करने के बावजूद इनकी सुध नहीं ली गई। अगर मेरी अचीवमेंट की फाइल मैं लेके जाती रही और उनको बोलती रही कि मेरी शैक्षिक योग्यता के आधार पर और मेरी स्पोर्ट्स में जो उपलब्धियां हैं उनके आधार पर जो मैं, और बीइंग द फर्स्ट पैरा वुमन, मैं जो सम्मान डिजर्व करती हूँ, मुझे उसका रिवॉर्ड दिया जाए और
और इन रिटर्न आप क्या करते हो, मेरी फाइल मेरी पीठ पीछे डस्टबिन में डाल देते हो, तो ठीक है, मैं यही करके खुश हूँ। दिलराज कौर ने 2004 में तीसरी उत्तरांचल स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में पदक जीता, लेकिन आज हालात बदल गए और दिलराज कौर के लिए गोल्ड मेडल पदक ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि इतना सब करने के बाद भी आज इस खिलाड़ी के सामने बहुत बड़ा आर्थिक संकट है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।